हेलो बच्चों, वेलकम टू द फंडामेंटल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो देखेंगे। C Academy. जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पढ़ने हैं। इसमें पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करना है और क्या क्या टॉपिक्स बोर्ड ने हम लोग के लिए डिलीट किया है। अगर टॉपिक्स की बात करें तो पहला इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले हम लोग इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग को देखना है सेक्शन फॉर्मूला। और थर्ड में है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ये ध्यान पर है, बोर्ड ने डिस्टेंस फॉर्मूला तो इंक्लूड किया है, सेक्शन फॉर्मूला भी इंक्लूड किया है, बट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को डिलीट किया गया। अपकमिंग बोर्ड 2022 के लिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को डिलीट किया गया है। हालांकि इस वन शॉट वीडियो में मैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दूंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देंगे, बट इतना डिटेल इस पे एनालिसिस नहीं करेंगे। तो हम लोग बोर्ड के लिए क्या क्या फोकस करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग बस नॉलेज के पर्पज के लिए देख लेंगे वन शॉट वीडियो में। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, फिर इन टॉपिक्स पे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक प्रो जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। आपको लोग क्लास 9 में भी पढ़े हैं कोऑर्डिनेट में, ओके, एक चैप्टर था कोऑर्डिनेट्स। तो उस पर आपको पता है कि एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो प्लेन लाइंस की जरूरत होता है। ओके, एक प्लेन सरफेस में हमें एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? दो परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत होता है। तो उन दो परपेंडिकुलर लाइंस क्या क्या होते हैं? एक होता है हॉरिजॉन्टल वाला लाइन और दूसरा होता है हम लोगों के पास एक वर्टिकल वाला लाइन। यानी कि एक प्लेन सरफेस में पॉइंट को लोकेट करने के लिए कम से मिनिमम हमें दो लाइंस की जरूरत होता है। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हॉरिजॉन्टल वाला, दूसरा होता है हम लोगों के पास परपेंडिकुलर वाला। तो ये हो गया हम लोगों का हॉरिजॉन्टल वाला, दिस इज हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया हम लोगों के लिए वर्टिकल। क्या आप लोगों को ये पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वी से इट एज एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी से इट एज एन वाई एक्सिस। क्लियर? ये जो लाइन हो गया, ये हो गया हम लोग के पास वाई एक्सिस वाला लाइन, और ये वाला हो गया हम लोग के पास एक्स एक्सिस का लाइन। ओके, तो दो लाइन यानी कि जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? यहां पर इंटरसेक्ट किए। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ओरिजिन बोलते हैं। उसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ओरिजिन की अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है ओरिजिन का? 0,0। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,0। और ओरिजिन कैसे बनता है ना? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर बनता है वहां पर ओरिजिन बनता है। अब बात समझ में? जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से प्लेन पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी से इट एज एन एक्स वाई प्लेन। हम क्या बोलते हैं इसको? वी से इट एज एन एक्स वाई प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोला जाता है, या हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट प्लेन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्लियर? इस पूरे प्लेन का नाम क्या हो गया? कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से बना है प्लेन, तो इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलते हैं या इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस ने चार हिस्सों में बांट दिया है। ओके, तो 4 क्वाड्रेंट्स में बटे, चार हिस्सों, 4 क्वाड्रेंट में बट गए हैं। ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हम लोग के पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बन गया हम लोग के पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्स वाई प्लेन ने क्या किया? जिस पूरे प्लेन को, कोऑर्डिनेट प्लेन को
4 हिस्सों में, 4 कोऑर्डिनेट्स में बांट दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स की बात करें तो हमें पता है जो एक्स एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोला जाता है, एब्सिसा बोलते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ा देख चेक कर लेना, ABSCISS है। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। उसी तरह वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर? अच्छा चलो, एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक जो साइन होता है वो क्या होगा, प्लस प्लस वाला साइन होता है, यानी कि x भी पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करता है और y भी पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करता है। आपको अगर पता हो किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि P पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x, y ऐसे लिखा जाता है। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, x ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो x नेगेटिव हो गया और y ऊपर गया तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x ऑपोजिट नेगेटिव पे है, y भी नेगेटिव में है तो नेगेटिव नेगेटिव बन गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो, x पॉजिटिव में है और y नेगेटिव में है। पहले हमेशा ध्यान रहे कि x का वैल्यू लिखा जाता है फिर y का वैल्यू लिखते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट बन गया पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। क्या आप लोगों को ये पता है जो x का वैल्यू x एक्सिस होता है, ओके, जो x का वैल्यू होता है क्या वो एक्चुअल में होता क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। अगर मैं कहूँ कि x का वैल्यू, यहाँ पर कुछ एक मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू मार्क कर लें, x का सपोज मान लेते हैं उसका वैल्यू a है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो जो x इक्वल टू a है वो y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है। क्लियर? अगर उसी तरह मैं ये बोलूं कि यहाँ पर एक पॉइंट है y इक्वल टू b, y इक्वल टू बी, वाई एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ ना, जो पॉइंट B है वो x एक्सिस से b के दूरी पर खड़ा है। क्लियर मैसेज? तो जितने x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का वैल्यू कैसे होगा, वो सारे पॉइंट्स x, 0 पे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0, b, 0, c, 0, d, 0 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो y एक्सिस पर हो ऑन y एक्सिस तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y एक्सिस का क्या होता है, रिप्रेजेंट 0, y होता है। तो y एक्सिस के ऊपर जितने भी वैल्यूज होंगे वो 0, y पे रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि इस y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है। उसी तरह x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 रहता है, तो वहां पर क्या मिलेगा, x, 0। आई होप ये पूरा बेसिक कोऑर्डिनेट का आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की तरफ। आइए अब देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या बोलता है कि अगर कोई पॉइंट लाइन है पी क्यू और लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट पी का अगर वैल्यू x1, y1 है और q का जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है, तो इन पी क्यू का डिस्टेंस या लेंथ कैसा होता है, कि लेंथ कितना है वो हमें निकालना है। अगर हम लोग के पास एक स्ट्रेट लाइन होता, कुछ सीधा सीधा वाला ऐसा लाइन होता, तो हम लोग ये x का वैल्यू निकाल देते, फिर उन दोनों का डिफरेंस करके पता लगा देते आसानी से। या अगर हम दोनों ऐसे होता कोई लाइन तो हम लोग y का वैल्यू, दोनों y का वैल्यू निकाल देते यहाँ और यहाँ, फिर इन दोनों को सबट्रैक्ट करके इसका लेंथ इजीली हम लोग निकाल सकते थे। बट यहाँ पर दिक्कत ये है, ये तो लाइन ना हॉरिजॉन्टल वाला है ना ये लाइन वर्टिकली है, तो ये लाइन को स्लैंटेड है। तो ये जो लाइन है पी क्यू लाइन, ये स्लैंटेड है, तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे। चलो अब देखते हैं कि इसका लेंथ कैसे निकालना है। हालांकि एग्जाम के पर्पज के लिए इसका डेरिवेशन कोई जरूरत नहीं, फिर हम लोग कर लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें। इस पॉइंट का जो पी पॉइंट है वो कितना है, x1। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अगर इसको नीचे लाऊं डॉटेड करके,
तो ये जो पॉइंट होगा वो x1 वाला पॉइंट होगा और इसका वैल्यू कितना y1, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा y1। ये पॉइंट कहाँ पर है, x1 और y1 के पर। इसी तरह q का वैल्यू कहाँ पर हो जाएगा, q की बात करें तो q कुछ इधर आ जाएगा। q का वैल्यू क्या हो गया, x2 यहाँ पर हो गया, वहीं पर इसका वैल्यू y पे कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट पे ये हो गया y। बढ़िया, हम लोग यहाँ तक समझ लिए। इस कोऑर्डिनेट्स x1 का मतलब ये x1 हुआ, ये y1 वैल्यू मिल गया। q का x2 y2 मतलब ये है x2 और ये है y2। बट यहाँ तक हम लोग का अब तो निकला नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर लाइन एक्सटेंड करके जोड़ देते हैं यहाँ, क्योंकि हम इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। अब इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया, इस R को यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं कि R हो गया। ठीक है, बढ़िया बात। क्या मैं अब ये PR का डिस्टेंस बता सकता हूँ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर सिस्टम पे, क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो PR का डिस्टेंस होगा वही, अच्छा इन दोनों पॉइंट्स का भी नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गया M पॉइंट, ये हो गया N पॉइंट। बढ़िया, क्या मैं ये बोल सकता हूँ अभी जो मेरा PR होगा, जो PR का वैल्यू होगा वही मेरा MN का वैल्यू होगा। हाँ इजी बोल सकते हैं, ये जितना रेक्टेंगल में ये जितना डिस्टेंस होगा ये भी इतना डिस्टेंस होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये गैप कितना क्या है, x1 है इनिशियल और फाइनल है x2, तो इसका गैप क्या मुझे ये मिल जाएगा x2 माइनस x1। हाँ मिल गया, तो मुझे PR का वैल्यू मिल गया कितना, x2 माइनस x1, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा x2 माइनस x1। और फिर QR की बात करते हैं, इस QR का वैल्यू मुझे थोड़ा सा चाहिए। क्या मैं ये लिख सकता हूँ जो QR होगा, जो QR होगा, क्या ये QN माइनस RN होगा, हाँ QN माइनस RN होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो Q1 जो होगा, सॉरी QN, ये जो QN होगा वो पूरा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा, क्या ये पूरा y2 है, ये y एक्सिस पर है, तो ये क्या QN का वैल्यू y2 हो जाएगा, हाँ y2 हो जाएगा। अब Rn का तो हमें पता नहीं है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो Rn का वैल्यू होगा वही PM का वैल्यू होगा, हाँ होगा, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट पे है, तो क्या इसका वैल्यू y1 हो जाएगा, हाँ y1 हो गया। क्या मैं ये QR को लिख सकता हूँ, ये जो वैल्यू है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज y2 माइनस y1, लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। आप लोगों को पता होगा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसमें ये बताया जाता है, क्या मैं इस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये लिख सकता हूँ पी क्यू का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर होल स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। आप लोग पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये जो हाइपोटेनस हो गया पी क्यू इट विल बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत इजी था यहाँ तक। क्या मुझे ये पता है पी आर का जो वैल्यू है x2 माइनस x1 हो जाएगा, पी आर का वैल्यू हो गया x2 माइनस x1, ये इसका होल स्क्वायर कर दिए, प्लस क्यू आर का वैल्यू मुझे मिल गया y2 माइनस y1, तो ये मुझे मिल गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बन गया मेरे पास क्या, पी क्यू का होल स्क्वायर। मुझे तो चाहिए था पी क्यू का डिस्टेंस, मुझे तो उसका स्क्वायर नहीं चाहिए था, तो क्या यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ जो पी क्यू होगा इट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। इसको लिख सकता हूँ, हाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकला, क्या बन कर हम लोग के पास डिस्टेंस फॉर्मूला, पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि स्क्वायर में दोनों का डिफरेंस कैसे भी करो, x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, एक ही बात होता है स्क्वायरिंग में। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है पी क्यू इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है स्क्वायर का। तो इससे हमें क्या समझ में आया, क्या
आप लोग ये, चलो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये जो दोनों है ये दोनों ही डिस्टेंस फॉर्मूला और एक ही फॉर्मूला है, इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। देख सकते हो कितना आसान सब्जेक्ट है, कितना आसान फॉर्मूला था। डिस्टेंस फॉर्मूला को इस कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लिखते हैं कुछ बुक्स वाले, कुछ बुक्स में ऐसे भी मेंशन किया था, इट इज डिफरेंस ऑफ abscissa होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल स्क्वायर का स्क्वायर। ये आया बात समझ में, क्या हुआ ना, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर, ये रहा x2 - 1, क्या ये एब्सिसा का डिफरेंस है, हाँ ये एब्सिसा का डिफरेंस है। y2 - 1, क्या ये ऑर्डिनेट का डिफरेंस है, हाँ ये ऑर्डिनेट का डिफरेंस है। यानी कि ये बना एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट डिफरेंस का स्क्वायर का होल का स्क्वायर रूट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे सॉल्व होता है वो देख लेते हैं। बच्चों अब डिस्टेंस के ऊपर एक फॉर्मूला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 8,6 एंड 3,-4। तो इसने पूछा इन दोनों पॉइंट्स क्या डिस्टेंस बताइए कितना होगा। हमें अभी अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। टोटल के ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। चलो अब डिफरेंस ऑफ एब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर डिफरेंस करेंगे तो 8 - 3 लिख सकते हैं, 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस का डिफरेंस करेंगे 6 माइनस ऑफ -5 यानी कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो सीधा सीधा इसको प्लस लिख देते हैं का होल, इसके ऊपर होल स्क्वायर रूट कर लेंगे। क्या 8 - 3 5 होता है, 5 का स्क्वायर यानी कितना होता है 25 होता है, प्लस 6 + 5 कितना होता है 11 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। इसका होल का स्क्वायर रूट कर लेंगे, क्लियर, क्या करेंगे होल का स्क्वायर रूट कर लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करें तो कितना बन रहा है 146 बन रहा है, 146 का स्क्वायर रूट यूनिट बन रहा है। क्लियर बात सबको। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना था, रूट ओवर ऑफ 146 यूनिट्स था। अब कुछ छोटे छोटे बातों के याद ध्यान देंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ और बेसिक्स पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। अभी मैंने जैसे बताया कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह का। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यहाँ पर क्या लिखा था बेटा, पी क्यू क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर मैं बोल रहा हूं अगर इफ ये जो एक p का कोऑर्डिनेट है वो अगर ओरिजिन पे लाई करने लग गया, इफ p वैल्यू इज 0,0 यानी कि जो p है x1, y1 अगर वो ओरिजिन पे आ गया तो क्या बन जाएगा, यानी कि x1 0 हो जाएगा और y1 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर pq क्या बन जाएगा x2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल, सॉरी यहाँ पर 0 हो जाएगा, y1 वैल्यू 0 था, 0 का होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमें क्या बनेगा pq कितना बन गया मैम, ले x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर तो ओरिजिन से कैसे फॉर्मूला निकला, तो ओरिजिन में हम लोग को ये फॉर्मूला निकला, अगर ये ओरिजिन पर होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा x2 + y2 का होल x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये कहाँ पर है ओरिजिन पर है। क्लियर, तो ये क्या हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये बन गया हम लोग के पास डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब समझ में, ये था हम लोग के डिस्टेंस फॉर्मूला नॉर्मल वाला। अगर स्पेशल केस अगर ओरिजिन से होगा तो क्या मिलेगा
x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। आई होप आपको यहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। आइए अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला पे सेक्शन फार्मूला जो होता है वो दो तरह का बेसिकली होता है। एक होता है इंटरनल वाला सेक्शन फार्मूला और एक होता है एक्सटर्नल वाला सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बोल क्या रहा है बेटा, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं सेक्शन फार्मूला होता है क्या, फिर उसके टाइप्स के ऊपर देखेंगे और बोर्ड पे हम लोग क्या वो चर्चा करेंगे। अगर कोई लाइन है पी क्यू, ओके, तो पी का अगर कोऑर्डिनेट है x1, y1 और क्यू का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और उनके बीच में कोई एक पॉइंट है r जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, बट वो क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट R है उसने क्या किया है, जो पी क्यू को m:n रेशियो में डिवाइड किया है। यानी कि ये बोल सकते हैं हम लोग जो पी आर है वो m पार्ट का है और हम लोग का जो आर क्यू है वो n पार्ट का है। अब समझ में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। यानी कि कुछ हिस्सों में उसने बांट दिया है। आर ने क्या किया है, जो पी क्यू को m:n पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पी आर हो गया m पार्ट का और क्यू आर हो गया हम लोग का n पार्ट का। बढ़िया। बेसिकली जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, तो बोलते हैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा होता है हम लोग के पास एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? 10th बोर्ड में हम लोगों को बस इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला ही पढ़ना है। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला हायर क्लास यानी कि हम लोग 11th में पढ़ेंगे, ये हम लोग के हायर क्लास पे है। और सिर्फ 10th में हम लोग का इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है। जो अपकमिंग बोर्ड है 2020 MCQ है, तो इसका मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ उसको डिराइव करने का तरीका। सिमिलरिटी ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाकर इसका फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। आज हम लोग बस इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कैसा क्या होता है, उसको क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं वो देखेंगे। क्लियर? अगर हम लोग बोलें तो जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है ना, अगर हमें क्वेश्चन में P और Q का वैल्यू पता हो, M और N का वैल्यू पता हो और हमें X और Y का वैल्यू निकालने के लिए पूछा, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, तो कुछ इस तरह होता है हम लोग के पास। जो X कोऑर्डिनेट होता है, वो कैसे होता है, इट इज M, इसको हम लोग उल्टा पुल्टा रूल भी बोल सकते हैं। यानी कि M इस तरफ है तो सारे वैल्यूज इस तरफ वाले लेंगे, दूसरे तरफ वाला। N इस तरफ है तो उसका अपोजिट वाला वैल्यू लेंगे ये। तो क्या हो गया हम लोग के पास, M इस तरफ है तो उल्टा वैल्यू लेंगे ये वाला, यानी कि M(x2) प्लस N इस तरफ है उसका उल्टा कौन सा वाला लेंगे ये, यानी कि प्लस N(x1) बाय M प्लस N। उसी तरह y का वैल्यू कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट का सेम उल्टा पुल्टा रूल यूज करेंगे, M(y2) प्लस N(y1) बाय M प्लस N। तो ये बन गया बोर्ड के रेस्पेक्टिव। बस हमें ये फॉर्मूला ही चाहिए था, जो सेक्शन फॉर्मूला, हमें दो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग को मिल गए। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते थे, P का वैल्यू दे देगा, Q का वैल्यू में दे देगा, M और N का देता है तो XY पूछेगा, यानी कि ये R का कोऑर्डिनेट पूछ लेगा आपको। या क्या दे सकता है, P दे सकता है, Q दे देगा, R दे देगा, M(n) पूछ लेगा। हमने इसे फॉर्मूला पुट करके M और n इक्वेशन सॉल्व कर निकाल सकते हैं। या P दे देगा, R दे देगा, M और N दे देगा, Q पूछ लेगा, सभी कर सकते हैं। ओके, या Q देगा, R देगा, M और N दे देगा, P पूछ लेगा। तो इस तरह कुछ हमें बस एक ही अननोन रखेगा जिसको हमें निकालना है, बाकी सारे वैल्यूज वो लोग दिए होंगे। तो ये हम लोग का क्या बन गया, सेक्शन फॉर्मूला बन गया। बेटा वीडियो के लास्ट तक रखना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ स्पेशल केसेस लास्ट में आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लास्ट पे रखा हूँ, कुछ टिप्स एंड टेक्निक, क्वेश्चन सॉल्व करने आसानी होता है उसमें। तो इस जो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला होता है उसमें और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं क्या होता है। अगर ओके, इफ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इफ M(n) 1:1 पर आ जाए,
अगर m और n 1:1 रेशियो में क्या क्या डिवाइड कर रहा होगा, 1:1 में। अगर m:n 1:n में, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर ऊपर अच्छे से करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ इफ जो m:n है वो 1:1 हो गया, इफ m:n 1:1 हो गया, तो हम लोग को जो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, वो x = m x2 प्लस n y1 बाई m प्लस n था। तो क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ m भी पार्ट 1 पार्ट है और n भी 1 पार्ट है, तो 1 x2 प्लस 1 y1, सॉरी यहाँ पर x2 होगा, x1 होगा, सॉरी x1 अपन m का वैल्यू 1 प्लस 1, क्या ये बन जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, x का वैल्यू बन गया। उसी तरह अगर y को सॉल्व करें, y का वैल्यू क्या था, m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, m का वैल्यू क्या है 1 मिला, 1 y2 प्लस 1 y1 बाय 1 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा हम लोग पास y1 प्लस y2 बाई 2, तो y का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को, y1 प्लस y2 बाई 2। अगर m 1:1 रेशियो पे होगा तो x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि अगर ये r p q को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मिड सेक्शन फॉर्मूला, मिड सेक्शन फॉर्मूला। मिड सेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा बीचों बीच में होता है, मिडिल में होता है, ये मिडिल पे हो, ये एम आर पी आर जितने पार्ट का होगा आर क्यू भी उतना पार्ट का होगा, यानी कि आर क्या होगा, बीच में होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद होता है स्पेशल केसेस। ओके, स्पेशल केस की अगर बात करें, क्या स्पेशल केस होता है, क्या खासियत होता है इसमें। स्पेशल केस की अगर बात करें, जो आपका m:n है, अगर वो k:1 रेशियो में आ गया, या कुछ बुक इस पर λ:1 भी लिखते हैं, आप k:1 या λ:1 कुछ भी लिख सकते हो, तब सेक्शन फॉर्मूला क्या बनता है, तब सेक्शन फॉर्मूला कुछ इस तरह का बनता है। जो x तो हम लोग का बेटा क्या था, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n था। अब m का वैल्यू क्या हो गया, k या लैम्डा कुछ भी लेते, k ले लेते हम लोग, k x2 प्लस n का वैल्यू 1, तो x1 बाय k प्लस 1 बन जाएगा। तो ये हम लोग का x का वैल्यू निकल के आ गया। वहीं पर अगर y की बात करें तो y क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट m y2 प्लस n y1 अपन m प्लस n होता है। तो m का वैल्यू कितना है, k y2 प्लस y1 बाय k प्लस 1, तो हमें y का वैल्यू मिल गया। इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, इंपॉर्टेंस तब ये जो स्पेशल केस बताने का इंपॉर्टेंस यही है, अगर मैं इससे बोलूँ जो m:n है, इफ m:n जो है इट इज इक्वल टू 3/2:1, इस तरह का अगर सवाल हो तो ये वाला मेथड यूज करते हैं, या आप सिंपली इसको ऐसे रिड्यूस करके ही बोल सकते हैं, इट इज 3:2, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा समझ, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला स्पेशल केसेस यूज करते हैं। कमिंग वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, बस आज के लिए मैं इस कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, सेक्शन फॉर्मूला पूरा समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देखे, फिर सेक्शन फॉर्मूला देखे, अब थर्ड पार्ट जो हम लोग के पास एरिया पर ट्रायंगल सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, फिर नॉलेज पर्पज के लिए मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे क्या होता है, थोड़ा आपको जानकारी आ जाए। आइए बच्चों, आप देखते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है वो सीबीएसई बोर्ड 2021-22 के लिए, यानी कि अपकमिंग बोर्ड जो है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया गया है। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे फॉर्मूला निकलता है, क्या उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। अगर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की बात करें तो एक ट्रायंगल होगा कोऑर्डिनेट प्लेन में, हमें जो ट्रायंगल का एरिया पता है, हाफ बेस इंटू हाइट पता है, √3/4 a² पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है,
और जो स्केलिंग ट्रायंगल होता है हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला से पता है एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल का स्क्वायर रूट, जहाँ एस होता है सेमी पेरिमीटर। बट यहाँ पर दिक्कत ये है जो ट्रायंगल है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर है। जो ए का पॉइंट है, बी का पॉइंट है, सी का पॉइंट है, इसका एक तरीका हम लोग ये भी सोचते हैं सर कि ए बी का डिस्टेंस निकाल ले, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाल ले, फिर ए सी का डिस्टेंस निकाल ले, फिर हेरॉन्स फॉर्मूला लगा, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बस लिखते हैं। कैसा होता है, जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, क्या होगा ना, इट इज हाफ ऑफ इसका हाफ होता है, इट इज हाफ ऑफ x1, इट इज हाफ ऑफ क्या होगा x1 इंटू क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2। ओके, क्या बना, पहले बनेगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या बनेगा y1 माइनस y। आपको ध्यान देना, ये ऑर्डर पूरा अच्छे से ध्यान देना होगा किस ऑर्डर पे लिखा गया है। जो आपका डेल्टा का फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा का बना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपके बोर्ड के रेस्पेक्ट नहीं है, तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेनेशन, इसका डिटेल तरीका बता नहीं रहा हूँ। तो कंप्लीट जब चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्लीट वीडियो बनेगा, उस टाइम इसका क्या ट्रिक्स होता है, कैसे याद रखना, मैं आपको वो बता दूंगा। बस आपके लिए थोड़ा सा देख लीजिए कि फॉर्मूला कैसा होता है। अगर ट्राइंगल की बात यहाँ तक हो चुका है तो एक ट्राइंगल में और एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ, जो कि सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, सेंटरोइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंटरोइड ऑफ ए ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल वो आपके एग्जाम रेस्पेक्टिव है। और यहाँ पर ट्राइंगल पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली बुक पे सेंट्रोइड अलग सा दिया जाता है सेक्शन फॉर्मूला के टाइमिंग पे। तो जैसे मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया, ये आपके सिलेबस पर नहीं है, बट सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल आपके सिलेबस पर है। ये एक्चुअली बिलोंग करता है हम लोग के सेक्शन फॉर्मूला में। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, सेंट्रोइड, आपको सेंट्रोइड का मतलब भी पता होगा, तो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स निकलता है, आप लोगों को पता होगा। जो सेंट्रोइड होता है उसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट इन द जी। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट जी है ये सेंट्रोइड है, दिस इज द पॉइंट जी जो कि सेंट्रोइड है, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। जो जी है वो हम लोग का सेंट्रोइड और इसका कोऑर्डिनेट जी वाई है। तो जो सेंट्रोइड का जी होगा वो कैसे, जो एक्स वाई होगा, तो किसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपका जो सेंट्रोइड है, यानी कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ ट्रायंगल को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3। और उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, y कोऑर्डिनेट, आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आएगा होगा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। आइए अब देखते हैं स्पेशल केसेस, यानी कि कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि कोलिनियरिटी का मतलब होता है एक सरल रेखा पर होना, यानी कि एक लाइन पर होना। अगर 3 पॉइंट्स है, अगर वो लोग एक ही लाइन पर रह रहे हो, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर रह रहे, तब हम उसको बोलते हैं कि कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट। मैं सपोज मान लेता हूं ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, और बी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2, और फाइनल जो सी का होता है, जो सी होता है उसको हम लोग मान लेते हैं x3, y। बढ़िया बात। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनिटी है या नहीं है, कैसे चेक किया जाता है, तो उसके लिए कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, कंडीशन यही होता है, अगर जो AC होता है वो AB प्लस BC के साथ बराबर हो जाए, या और AB जो होगा, जो AB है वो AC प्लस BC के साथ बराबर हो जाए, या
और ये भी हो सकता है जो आपका बी सी है वो एफ बी प्लस ए सी के साथ बराबर हो जाए। यानी कि इससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि सम ऑफ टू स्मॉलर साइड दैट इज सम ऑफ टू स्मॉलर साइड sum of two smaller side is equal to the largest side। ओके तो क्या बोल सकते हैं, the sum of two smaller sides नहीं लिखते हैं, सबसे बढ़िया होगा कि the sum of the two smaller distance sum of two smaller distance is equal to the largest distance। तो 3 पॉइंट्स का कोलिनिटी कब होगा, जब दो शॉर्ट डिस्टेंस का सम लार्जेस्ट डिस्टेंस के सम से अगर इक्वल हो गया, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कोलिनियरिटी पे है, यानी कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर इफ स्टॉमा कर लिख दे रहे हूं, इफ दे डू नॉट फॉलो द अबव कंडीशन, अगर वो लोग एबव कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर। आप बात समझ समझो, तो नॉन कोलिनियर कब होगा, जब ये तीनों कंडीशन होगा, इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई। आए बच्चों, अब इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इक्वी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स क्या होता है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले ही बताया था कि जो इसका कॉन्सेप्ट लास्ट में दूंगा इक्वी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स का। तो इसको पढ़ने से पहले ये बता दो कि ट्रिगोनोमेट्री का 1 शॉट वीडियो भी अपलोड हो चुका है हमें चैनल पर, आप लोग आई बटन पे उसको लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर वीडियो सबको अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अब चलते हैं इक्वी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स। इक्वी डिस्टेंस क्या बोल रहा है, इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट का बात करें, अगर मान लेते हैं सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए है जो कि x1, y1 पर है, और दूसरा पॉइंट बी यहाँ पर है जो कि x2, y2 पर है। क्या इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है, अगर कोई तीसरा पॉइंट P है, यहाँ पर कहीं पर P है इक्वी डिस्टेंस, यानी कि इसको मान लेते हैं x, y, तो इक्वी डिस्टेंस तो ये बोल रहा है कि AP का जो डिस्टेंस होगा, अगर वो PB के साथ इक्वल हो गया, तब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस टू ए थर्ड पॉइंट है, यानी कि A और B P के रेस्पेक्ट में इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस का को सेटिस्फाई करने के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ, जो AP का डिस्टेंस होगा वही PB का डिस्टेंस भी होना चाहिए, जो AP का डिस्टेंस होगा वही PB का भी डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता था, वहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ, जो AP का डिस्टेंस होगा, AP का डिस्टेंस, तो क्या मैं वहाँ से ये लिख सकता हूँ, इट इज़ x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, और ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा, PB के साथ। तो PB का डिस्टेंस निकालते हैं, तो PB का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब समझ में, तो ये बन गया हम लोग का जो इक्वी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स का फॉर्मूला। तो AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस अगर दोनों बराबर निकल गए, तो ये बोल सकते हैं A और B थर्ड पॉइंट P से इक्वल डिस्टेंस पर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। अब ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको अगर मॉडिफाई करें तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लें तो क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर will be equal to x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो हम लोग ये बोल देंगे कि ये जो A और B है P पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। और कुछ बेसिक चीज़ें भी ध्यान रखना, हम लोग जो वीडियो में बताए, वीडियो में पढ़ रहे थे, याद रखना लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम लोग जो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही निकालेंगे, क्योंकि लेंथ कभी या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सेकेंड बात ये याद रखें,
जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एरिया भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर बात? तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर ओवर होते हैं। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया।